Hello and welcome to a brand new show, बातों बातों में, a show about everything and a show about nothing. भाई जहाँ इतने सारे शोज चल रहे हैं दुनिया में, एक और सही. बिल्कुल. मेरा नाम है पीरजादा सलमान और मैं खलील नासिर. और हम दोनों दोस्त हैं. जी बिल्कुल. और मेरा ख्याल है हमारी आपकी दोस्ती को कोई 5-6 बरस हो गए. जी हाँ, ऐसा ही. और हम मेरा यहीं मिले प्रेस जी, क्लब में. प्रेस क्लब. तो हमारी जो मुश्तरका बिल्डिंग है जी. जहाँ हम रोजाना मिलते हैं जी. वो प्रेस क्लब है. हाँ, प्रेस क्लब और बहुत सारे लोगों से भी मुलाकात. और बहुत सारे लोगों से होती है. मुलाकात होती है. अच्छा, प्रेस क्लब में आने का एक तो फायदा है और एक नुकसान. बिल्कुल ऐसा ही. वो ये कि कभी कभी जिन बातों पर यकीन नहीं करने को दिल चाहता है वो सच साबित हो जाती है. ऐसा ही है. और कभी कभी जिन बातों पर यकीन करने को दिल चाहता है वो बिल्कुल गलत साबित होती है. बिल्कुल ऐसा ही है. जैसे आज का क्रिकेट मैच लीजिए. जी हाँ, बिल्कुल. किसी को भी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. समझाइए मुझे खलील भाई, ये हुआ क्या? भाई, यानी अब तक जिस तरह हम खेलते आ रहे थे, 2 मैच हारे भी हैं, जी जी. लेकिन ये आज तो अगर ठीक है आखिर ओवर तक हम लुढ़कते फुढ़कते पहुंच गए, लेकिन फिर भी आसानी जीत गए. जी, जीते तो हम आसानी है. दूसरा मुझे लगता है कि हमें आदत पड़ गई है इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में जो है लुढ़कते फुढ़कते पहुंचने की, फाइनल्स में. तो मतलब क्या ये बस मतलब जरूरी है लोगों की दिलों की धड़कनों को तेज करना, जरूरी है कि लोगों के जज्बात से खेलना? अरे भाई 100 रन की जब आप पार्टनरशिप कर लेते हैं ओपनिंग, जी जी. तो उसके बाद तो इट शुड बी अ केक वॉक. फिर तो आसान हो जाना चाहिए ना. ये सब हाँ, क्या है? लेकिन एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि थ्रू आउट टूर्नामेंट आप हम सब इन दोनों पे तनकीद करते आए, बल्कि पूरी टीम पे ही उमूमन. किन दोनों बाबर आजम और रिजवान. जी हाँ, मतलब हम सब जो है इन पर तनकीद कर रहे थे शुरू से, लेकिन आज इन्होंने ऐसी आउट क्लास इनिंग खेली है कि सबकी ज़बानों को फिलहाल तो खामोश कर दिया है. अब देखें फाइनल मैच में क्या होता है. फाइनल मैच में क्या होता है? फाइनल पे तो हम जाएंगे, लेकिन जरा आज के मैच का भी तो कुछ जायजा हो जाए. क्या आज पहले हाफ में हमने क्या किया? हमने मेरा ख्याल है बॉलिंग ठीक ठाक की, अच्छी की. मेरे ख्याल में आज तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी टीम की, और बॉलिंग भी अच्छी हुई और शायद आज फील्डिंग भी अच्छी की है, और ग्राउंड फील्डिंग खास तौर पे. तो ये इसका सबब क्या है? अचानक ये सब कुछ इम्प्रूव कैसे हो गया? ये हमारे अंदर अचानक ये सब तेजी कैसे आ जाती है? अचानक इतनी इम्प्रूवमेंट कैसे आ जाती है? ये पहले से क्यों नहीं होता? ये तो एक प्रोसरारियत तो रहनी चाहिए ना कोई पता चले कि हम जो है ना किस तरीके से खेलते हैं. वैसे एक शख्स आज हम खाना खा रहे थे दोपहर को प्रेस क्लब में, तो एक साहब कहने लगे कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों परेशान होंगे. अपने मैच से ज्यादा उनको फाइनल की फिक्र होगी. बिल्कुल, ये बात ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फाइनल में इंडिया आए या इंग्लैंड, हमें वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये होता है कि खिलाड़ियों पर जो है इंडिया के आने का एक जरा सा प्रेशर होता है. तो कुछ मिन्नत समाजत इंग्लैंड वालों की कर लेते हैं कि भाई जीत भी जाओ. लेकिन ये है कि वैसे अगर इंडिया फाइनल में आता है तो बहरहाल एक दिलचस्पी का पहलू तो है. नहीं, दिलचस्पी का पहलू तो है, लेकिन एक इसका दूसरा भी जो है ना वो पहलू ये है कि हमने 92 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को इसी तरीके से लुढ़कते फुढ़कते हराया, और फिर उसके बाद इंग्लैंड फाइनल में हमारे साथ सामने आया और हमने भी इंग्लैंड को हराया. अरे तो ये भी तो एक ये तो मेरे इत्तेफाक ज़हन में है. अरे इसका मतलब है क्या तारीख दोहरा रही है अपने आप को? लगता तो ऐसे ही है. तो क्या नया वजीर आजम भी मिलेगा? नया वजीर आजम जो है वो अगर मिल गया तो अच्छा, सोचना पड़ेगा पूरी कौम को. नहीं, मैं तो ये सोच रहा था वैसे, अगर गुस्ताखी ना हो तो मुझे अभी भी लगता है ये कि ये जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है, जी. मेरा ख्याल है रिजवान को या बाबर को किसी एक को ज़रा नीचे आना चाहिए. लेकिन फिर उसमें परेशानी की बात यह है कि ओपनिंग कौन करेगा. अच्छा, एक यानी अच्छी बात ये हुई है इस तमाम टूर्नामेंट में, और वो ये कि ये जो नया लड़का आया है हारिस, तो ये तो बहुत ही अच्छा है. जी, बहुत अच्छा. मैंने सारे मैचेस नहीं देखे, तमाम मैचेस नहीं देखे, लेकिन 2 या 3 मैचेस देखे जिसमें इसकी बैटिंग देखी. एक तो जो मुझे इस लड़के की खास बात लगी, ये गो के ये T20 मैचेस हैं जिनमें कराची की ज़बान में कहते हैं हड़ाहुड़ी होती है, लेकिन वो बहुत प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है. जी बिल्कुल. फ्रंट फुट पे आके, बैक फुट पे आके कट भी करेगा, पुल भी मारेगा. तो उसमें एक वो उसकी यानी पिंच हिटर वाली बात नहीं होती, बाकायदा क्रिकेटर है. बाकायदा क्रिकेट. तो ये एक तो अच्छी खबर है हमारे जी लिए. बिल्कुल. क्या कहते हैं? और बल्कि मैं आपको आपने पूरा मैच देखा है तो आप देखिए कि बाबर आजम ने जो मेरे ख्याल में 10वें 11वें ओवर में एक जो कवर पे शॉट मारा है, तो यकीन करें ऐसा लगा कि कोई 70s का क्रिकेटर है जो कवर ड्राइव मार रहा है. बाबर आजम खिलाड़ी तो बहुत अच्छा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी है कि वो जरा प्रेशर में है, और इस मैच से पहले प्रेशर में तो बहुत ज़्यादा था. अदा करें कि अब उस पर प्रेशर कुछ खत्म कम हुआ हो,
क्योंकि फाइनल से ज़्यादा क्योंकि अगर इतनी मेहनत के बाद आप फाइनल में हार जाएं तो ज़्यादा मतलब होता ही है कि वैसे मेहनत हाँ खैर अच्छा आपके ख्याल में मेहनत नहीं हुई तो क्या इसमें क्या नहीं, किस्मत का उनसर है? किस्मत भी और इत्तेफाकात भी। हाँ। वरना आप और हम तो कह रहे थे कि टीम अगली फ्लाइट से वापस आ रही है। तो हाँ, ये और तो- अब किस फ्लाइट से आएगी? अब तो खैर फाइनल के बाद ही फाइनल आएगी। के बाद ही आएगी। अच्छा ये T20 में ये है कि मतलब मैंने भी कुछ अपनी जमा साली में, क्योंकि मैं अभी भी जमा साल हूँ, हाँ लेकिन जमा साली में कुछ क्रिकेट खेली है। तो अब भी मैं इस बात पे कायल हूँ कि क्रिकेट तो असल में टेस्ट क्रिकेट ही होती है। ये T20 है, ये अच्छी मुझे पसंद है, मैं इसका बिल्कुल मुखालिफ नहीं, और मतलब शऊर असल को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। वनडे भी अच्छा होता है, T20 भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन T20 जो है मुझे कुछ मौला जट टाइप का ये बात गेम बिल्कुल लगता है, ठीक कुछ है। इसमें कुछ जौलानी ज्यादा है, जी, कुछ वारफ्तगी ज्यादा है। जी। तो ये अब मौला जट पे याद आया, आपने मौला जट देखी नहीं है, मैंने तो नहीं देखी। है? ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ देखूंगा, आप पहले देख कर आए। अरे भाई वो मुझे एक फायदा है, मैं चूंकि कल्चर की रिपोर्टिंग करता हूँ, जी जी, तो ये जो जिन लोगों का कल्चर से ताल्लुक है, ये न जाने मुझे क्यों अहमियत देते हैं, सही। तो ये मुझे फिल्म स्क्रीनिंग्स पर अक्सर बुला लेते हैं। तो मैंने फिल्म की स्क्रीन होने से 3 दिन पहले ये फिल्म देख ली थी, मौला जट। और आपने नहीं देखी, मेरे ख्याल है आप अब दुनिया के उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, और आपको देख लेनी चाहिए। लगता है ऐसे ही है, लोग शर्मिंदा करना शुरू कर दिया, पूछते हैं कि भाई आपने मौला जट नहीं देखी। भाई 150 बल्कि शायद 250 करोड़ रुपए ये फिल्म कमा चुकी है, और ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या ख्याल है आपका? ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पिछले 20-30 साल में जितनी पीछे चली गई है, तो लेकिन अब इस तरह की फिल्में जो हैं जिनको पूरी दुनिया में पधीराई मिल रही है, तो ये खुश आइंद बात है। मतलब 200 करोड़ आसान बात नहीं है कहना। और जो है इतना बिजनेस मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में तो किसी फिल्म ने नहीं किया आप होगा। मुझसे पूछेंगे नहीं कि आपको फिल्म कैसी लगी? हाँ, ये तो खैर जो है फिल्म कैसी लगी, असल में मसला ये है, आपसे जो है जब बात हम करते हैं तो जो आपका जो उसमें जो आपकी राय होती है वो एक क्रिटिक की राय होती अरे है। कतई नहीं। लेकिन लेकिन इल्जाम है ये। नहीं, लेकिन फिल्म को तो आम लोगों के उसके ऊपर परखना चाहिए हाँ हाँ, कि ये बिल्कुल, ये मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि फिल्म को जांचने का जो मेरा ख्याल है असल पैमाना है वो आम लोगों की राय है। जी बिल्कुल। क्रिटिक्स तो जो नक़ाद तो कितने नक़ाद हैं इनको फिल्म मेकिंग के जो फाइनल पॉइंट्स हैं उनके बारे में मालूम होगा। लेकिन जिन लोगों को भी मौला जट पसंद आई है, मेरे उनसे 2 सवाल हैं। अच्छा फिल्म मुझे पसंद आई, जी। यानी मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, फिल्म बहुत अच्छी है, बल्कि मैंने एक छोटा सा मजमून लिखा था और उसमें मैंने ये पेशगोई कर दी थी कि ये बहुत बड़ी हिट होगी। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं इस फिल्म से जुड़े। पहला तो ये कि क्या इस फिल्म में, अगर आप लोग किसी ने, हमारे नाजरीन में, हमारे सुनने वालों में, देखने वालों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्वल फिल्में देखी हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं, वो फिल्में देखी हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है, तो क्या मौला जट में कोई ऐसी चीज़ थी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो उन्होंने पहले ना देखी हो? और दूसरा सवाल ये है कि क्या मौला जट को आप दोबारा देखेंगे? मेरे ये 2 कलीदी सवाल हैं कि फिल्म, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं कह ये रहा हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी है। अब पाकिस्तान में इस लेवल की फिल्म अभी तक नहीं बनी है टेक्नोलॉजी को लेके, और जिस तरह वो फिल्माई गई है, जिस तरह वो शूट हुई है, और उसके गो के मुझे पंजाबी बहुत नहीं आती, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके जुमले बहुत अच्छे हैं, और चूँकि हमारे जो नौजवान डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट इनका कमज़ोर एरिया है, तो लिखी भी बहुत अच्छी है वो फिल्म, डायलॉग बहुत अच्छे हैं। लेकिन असल सवाल ये कि क्या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको दोबारा देखा है? एक बार तो देखना चाहिए। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अब इस फिल्म की नौयत जिस तरह ये बनी है ना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की फिल्म बनाई है। पाकिस्तान में इससे पहले 2-3 साल से जो फिल्में बन रही थी वो रोमांटिक कॉमेडी, जिसे रोम कॉम कहते हैं, वो बन रही थी। ये एक ज़रा सी मुख्तलिफ नौयत की फिल्म आई है और बहुत अच्छी बनी हुई है, बार बार कह रहा हूँ मैं। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा अचंभे वाली बात है जो हमने पहले ना देखी हो, अगर आप फिल्म बीन हैं और आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं? और दूसरी बात ये कि आप दोबारा इस फिल्म को देखेंगे? ये 2 सवाल है। फिल्म बहुत अच्छी है और मेरा आपको मशवरा है कि आप ज़रूर जाके देखें, और आपको अच्छी लगेगी, ये मैं आपसे अरे देखने का इरादा तो है दोस्तों। आज हम अपना पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी करते रहेंगे। और आज इकबाल डे है जी आज अल्लामा इकबाल, हज़रत अल्लामा इकबाल का इसकी सालगिरह के दिन, जी, 9 नवंबर।
मुझे मालूम है कि आपको उनको बहुत से शेर याद हैं। मुझे बहुत से शेर भी याद है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात जो अफसोस हमें इसलिए ज़्यादा होता है कि क्योंकि हम इकबाल के चाहने वाले हैं, उनको इकबाल साहब को हम मुर्शद के दर्जे पे फायज करते हैं। लेकिन आज सुबह से इकबाल साहब के नाम पर जो जो अशार सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, वो इंतहाई मतलब क्या कहना चाहिए उसको, तकलीफ दे। लोग हमारे मतलब हमारे कौमी शायर हैं, हमारे लोगों ने उनको पढ़ा ही नहीं है, और वो अशार जो उनके दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है वो उनके नाम से शेयर कर देते हैं, और बताना पड़ता है कि भाई ये इकबाल के शेर नहीं है। हालांकि बहुत आसान है, आजकल ऐप्स के ऊपर चीज़ें मिलती हैं। शायर मशरिक़ के नाम से एक ऐप है, आप डाउनलोड कर लें, उस पर इकबाल का पूरा जो है फ़ारसी कलाम और उर्दू कलाम मौजूद है, और आप सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले कि भाई ये इकबाल का शेर है या नहीं है। तो एक ये जो है अहम बुनियादी बात है। लेकिन और इसमें एक दुख देने वाली बात ये है कि यानी लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि इकबाल जैसा अजीम शायर आप कोई ऐसा शेर कोट कर रहे हैं जो किसी भी तौर इकबाल के रुतबे से, इकबाल की शायराना अज़मत से मेल नहीं खाता, तो आप कैसे कोट कर सकते हैं उसको? उसकी मेरे ख्याल में बुनियादी वजह जो है कि हम इकबाल को आम आदमी तक पहुंचा नहीं सके। वो कोई भी अच्छा शेर जो उसकी दानिश में अच्छा होता है, और वो उसको समझता है कि ये इकबाल का शेर होगा। तो ये भी एक जो है ना तो इसका आपने पहलू। एक अदबी बहस छेड़ दी। हाँ, ये तो तो है। ये आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए इकबाल को? आम आदमी तक इकबाल को कैसे पहुंचाया जाए? इकबाल को जो है वो जब तक हम उसको डिस्कशन में नहीं लाएंगे, उस पर आम लोगों में बात नहीं करेंगे। अब तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि स्कूल में भी शायद इकबाल को उस तरीके से पढ़ाया जाता होगा जिस तरीके से हमने इकबाल को पढ़ा है या समझा है। तो दूसरा ये कि अगर किताबों के पढ़ने का शौक़ और शायरी के पढ़ने का शौक़ लोगों में किसी तरीके से पैदा किया जाए, तो जाहिर बात है कि बुनियादी जो हमारे शोरा हैं, गालिब, मीर इकबाल, फैज़ साहब, जोन एलिया, तो हम अगर लोगों को कोई ऐसा मतलब शौक़ पैदा करें कि वो इनको पढ़ना शुरू करें, तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ये आपने बहुत ही अहम बात की, और मेरे ख्याल है इस पर अमल होना चाहिए। और मुझे एक बात मैं इसमें कहता चलूँ, मेरे ख्याल है अब हमें अपनी गुफ्तगू ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि शायद स्टूडियो किसी और को देना है। वो ये कि इकबाल, और आपकी बात से जुड़ी हुई है ये बात, वो ये कि इकबाल को लोगों ने खानों में फिट कर दिया है। ऐसा ही, ये उनका इकबाल है, और ये उस मकतबा फ़िक्र का इकबाल है, ये इस मकतबा फ़िक्र का इकबाल है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, शायद लोगों को इस बात की नहीं हो। 2008 में एक अंग्रेज़ी का नावल आया, उसका नाम था द वाइट टाइगर, जिसे अरविंद अदीगा साहब ने लिखा, और उसे 2008 के साथ की बात है, बुकर प्राइज़, एक बहुत ही मौक़र प्राइज़ है, वो मिला उस साल का। वो बहुत ही अहम उसको प्राइज़ माना जाता है, इनाम माना जाता है। और मैं वो नावल पढ़ रहा था। वो नावल कहानी है एक गरीब आदमी की। एक गांव में एक रहता है, मेरे ख्याल है बिहार के एक गांव में लड़का रहता है, और जो ज़ाहिर है कुछ करना चाहता है और गुर्बत से तंग है, और वो कहीं, और उसके गांव के बाहर एक किला है, तो वो अपने गांव से उस किले को देख रहा है, उस खूबसूरती को देख रहा है किले की, और वो कहता ये है कि ग़ुलामी से अगर आपको आज़ाद होना है तो आपको खूबसूरती को पहचानना होगा। सही। In order to get rid of slavery, if you don't want to be a slave, you need to appreciate beauty. So the novel is The White Tiger, और उसमें जो नावल निगार ने जो इकबाल का शेर कोट किया है, जो मुझे याद नहीं था, मैं लिख के लाया हूँ, वो कि मेरा हाफ़ज़ा ठीक ठाक है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। और वो जो उससे अंदाज़ा होगा कि वो यानी इकबाल की देखिए गिराई और गहराई, और इकबाल की पहुँच और इकबाल की रीच, कहाँ कहाँ लोग उसको पसंद करते हैं और उनको पढ़ते हैं, उनको कोट करते हैं। इकबाल कहते हैं कि ग़ुलामी क्या है, ज़ौक़े हुस्न व ज़ेबाई से महरूमी। क्या बात, ग़ुलामी क्या है, ज़ौक़े हुस्न व ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे, है वही ज़ेबा। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है खासी गुफ्तगू हो गई जी। और अब हम इन सबसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी गुफ्तगू में कुछ पसंद आया हो, कुछ जानवान लगी हो, तो भाई जैसा कि सब कहते हैं, हमें भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो कुछ करना है करें, नहीं करना ना करें, जो दे उसका भी भला, और जो ना दे। और सब्सक्राइब करें तो बेल का बटन जरूर दबाएं।
अच्छा वो बटन आज तक मुझे नजर नहीं आया, वो होता कहाँ है? होता है। अच्छा होता है। बहुत जब भी छोटा मैं सा किसी होता है। यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ कि ये क्या कौन सा बटन, बेल का बटन तो मैं तलाश करता रहता हूँ कि ये बेल का बटन है कहाँ का, मिला नहीं आज तक। अगर आपको मिले तो आप दबा दें। तो खुदा हाफिज, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में। फिर मिलेंगे अगर खुदा खुदा लाया। बहुत शुक्रिया।